नमस्ते बच्चों। एस ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है हमारा और उसके अंदर हम फर्स्ट ग्रुप के आयनाइजेशन एंथैल्पी उसके कुछ पॉइंट्स हम पढ़ चुके थे, कैरेक्टर्स पढ़ चुके थे। अब हम देखते हैं ग्रुप सेकंड के लिए। ग्रुप 2 एलिमेंट्स या सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं आपको पता है उनको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इनको फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में कंपेयर करते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट वाली वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है? एक तो साइज़ थोड़ी सी छोटी होती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उसके अंदर ज़्यादा होता है। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम में कंपैरिजन करो तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और मैग्नीशियम का 12, तो एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होता है और साइज़ भी छोटी होती है। फिर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इनकी कम ही होती है, हालांकि फर्स्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ध्यान देना, ग्रुप फर्स्ट के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद वो नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्वायर कर चुके होते हैं। जबकि ग्रुप सेकंड के मेंबर्स में क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम में कन्फिगरेशन 282 है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना भी इजी ही होता है। हालांकि फर्स्ट से थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन ये ध्यान रखना थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये एक्वायर कर चुके होते हैं। फिर जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो साइज बड़ी होती जाने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है और हम बोल सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। अब हम देखते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा है किसी सॉल्ट को जब डिसॉल्व करते हैं तो पहले क्रिस्टल ब्रेक होता है, केटाइंस और एनाइंस बनते हैं, फिर केटाइंस और एनाइंस को वाटर के मॉलिक्यूल आकर के घेरते हैं। आपको ये पता है कि केटाइंस होंगे उनको ऑक्सीजन वाला पार्ट आकर के घेरता है, जबकि एनाइंस होंगे उनको हाइड्रोजन वाला पार्ट आकर के घेरता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं केटाइंस, ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम के आयंस वगैरह। आगे देखो, रिएक्शन से हम इसको समझें। ठीक है, ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है। अब केटायन को घेरा हुआ है वाटर के मॉलिक्यूल्स ने। अब थोड़ा हम ग्राफ देखें। इस ग्राफ के अंदर ध्यान देना, एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया हुआ है, ग्रुप फर्स्ट के केटायंस, और वाई एक्सिस पे हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, आपको ये पता है। एक चीज यहाँ ग्राफ को देखने पे समझ में आ रही है, लिथियम के लिए आप देखोगे तो ये वैल्यू काफी ज्यादा हाई है, सोडियम के लिए थोड़ी कम हो गई, पोटेशियम के लिए थोड़ी कम हो गई, ऐसे ये डिक्रीज होती जा रही है। उसका रीजन क्या है? लिथियम की साइज काफी ज्यादा छोटी होती है, तो वाटर के मॉलिक्यूल एक लेयर, सेकंड, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरह से लेयर्स पे लेयर्स बनती जाती है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए लिथियम के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। सोडियम की साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। अब हम देखते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन करें। देखिए दोनों ही केस में क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो साइज बढ़ती जाती है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। और ये ध्यान रखना, साइज जितनी छोटी होगी चार्ज की डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसमें आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, यानी उसके अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर होता है, तो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो उसको घेर करके रखता है। फिर ग्रुप सेकंड के मेंबर्स में आप देखिए, इनकी साइज करस्पॉन्डिंग पीरियड के मेंबर के कंपैरिजन में और छोटी होती है, इसी वजह से चार्ज की डेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो क्या होता है, जो लेयर्स पे लेयर्स बनती है वो ज्यादा बनती है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो रिलीज होती है वो भी ज्यादा होती है। अब हम ये जो टेबल है इसमें कंपैरिजन करते हैं। ये तो ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स हैं और ये ग्रुप सेकंड के मेंबर्स हैं, इनके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी दी हुई है। आप देखो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हो तो इंक्रीज होती जा रही है, ऐसा कैसा इसके अंदर भी आपको दिख रहा है। लेकिन एक कंपैरिजन और करो, लिथियम और बेरिलियम दोनों सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं। आप देखोगे लिथियम के लिए किलो जूल पर मोल में हाइड्रेशन एंथैल्पी -506 है,
लेकिन बेरिलियम सेकंड आयन की तो बहुत ज्यादा है, -2494, कितने, लगभग 5 गुना ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेरिलियम का जो सेकंड आयन है ना, उस पर चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा कैसा? आप कंपैरिजन करो सोडियम और मैग्नीशियम में, इसमें भी जो डिफरेंस है वो काफी कम है। हालांकि यहाँ जो डिफरेंस है उसके कंपैरिजन में डिफरेंस कम है, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट एल्काली मेटल से उसके कंपैरिजन में एल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू काफी ज्यादा है। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल एल्काली मेटल्स विद एयर एंड वाटर। देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि लिथियम ये मोनोऑक्साइड बनाता है। किस केस में? जब हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीजन एक्सेस में लेते हैं तब। तो लिथियम मोनोऑक्साइड से आगे नहीं बना पाता है। सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, और पोटेशियम और उससे आगे के मेंबर्स, हेवियर मेंबर्स हैं, वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ये माइंड में रखना कि ये वो वाला केस है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं। अगर ऑक्सीजन कम लेते हैं, लिमिट में लेते हैं, तो सारे मेटल के ऑक्साइड M2O टाइप के ही बनते हैं। अदरवाइज वो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। देखो ये रिएक्शन है, लिथियम का ऑक्साइड बन रहा है Li2O, सोडियम पेरोक्साइड बना रहा है Na2O2। देखो सोडियम ऑक्साइड भी बन सकता है Na2O, वो कब? जब ऑक्सीजन कम लेते हैं, लेकिन एक्सेस में लेते हैं तो ये पेरोक्साइड ही बनाता है। सोडियम कभी भी सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है। और हेवियर मेटल्स हैं, जैसे पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, तो इनके सुपर ऑक्साइड बनते हैं। आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, पेरोक्साइड के अंदर -1 होता है, और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12 होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो एल्काली मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में हमेशा +1 ही होगा, ना तो +2 होता है ना +3 होता है। एलिमेंटल फॉर्म में तो 0 होता है, ये आपको पता है। फिर एक और रिएक्शन है वाटर के साथ में, डिजोल्व हो जाती है इजीली। और ये एल्काली मेटल्स नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये मेटल वाटर में डिजोल्व होने के बाद में MOH जो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, इजीली हाइड्रोक्साइड आयन रिमूव करती हैं, उसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर होता है। तो एल्काली मेटल्स या एल्केलाइन सॉल्यूशन बनने की वजह से इनका नाम एल्काली मेटल्स पड़ा है। फिर हम ग्रुप सेकंड के मेंबर्स यानी एल्केलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन देखते हैं एयर और वाटर के साथ में। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर, दे ओनली रिएक्ट इन पाउडर्ड फॉर्म। एक्टिवेशन एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। रिएक्शन विद एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है MgO, और नाइट्रोजन, देखो एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है 78%। तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद में और ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक, और मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनता है और ऑक्साइड भी बनता है एयर के अंदर। वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो MOH ट्वाइस हाइड्रोक्साइड बनाता है। ध्यान देना ये एल्काली मेटल्स नहीं, गलत है, यहाँ पर एल्केलाइन अर्थ मेटल आएगा। देखो यहाँ M लिखा है, ये एल्केलाइन अर्थ मेटल सारे मेटल्स के लिए है। तो मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो वाटर में सॉल्युबल कम होता है, इसी वजह से उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और आपको पता है एसिडिटी हो जाती है तो रेमेडी के लिए उसका यूज किया जाता है। लेकिन बाकी जो एल्केलाइन अर्थ मेटल है उनके हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं, और उनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, या यूं कह दो कि उनकी पीएच बढ़ती जाती है जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की तरफ। आपको ही पता है कि इन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो ये वाटर में डिसोल्व होने के बाद में करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं। ये एल्काली मेटल, इनके ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड के फॉर्मूले दिए हुए हैं। वाटर में डिसोल्व करोगे तो इनके हाइड्रोक्साइड बनते हैं। इसी तरह से एल्केलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स ये हैं, केवल बेरियम है वो बेरियम पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, BaO2 वो बेरियम का सुपर ऑक्साइड है, और वाटर में डिसोल्व होने के बाद में इनके हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ऊपर से नीचे बढ़ोगे तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।